केदारनाथ कैसे आना है, कौन कौन से रास्तों को चुनना है, कैसे हेलीकॉप्टर आपको मिलेगा, कैसे घोड़े से आप आएंगे, कैसे कैसे पूरा केदारनाथ यहाँ पर कहाँ कहाँ, जैसे वहाँ पर टेंट लगाने की या वो जो आप देख रहे हैं ये होटल की व्यवस्था कैसी है, कितने में मिल रहा है, बर्फ़ कितनी अधिक पड़ रही है। हर जगह देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ जहाँ देखेंगे वो बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई देगी। हर जगह बिल्कुल बर्फ़ है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बर्फ़ ही पड़ रही थी। तो ये सारी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। सच में दोस्तों, इस वीडियो में मैं जानकारी तो दूंगा लेकिन अपने 4 साल के अनुभव को भी साझा करूंगा, क्योंकि ये केदारनाथ की मेरी चौथी यात्रा है। मैं चौथी बार केदारनाथ गया हूं और मैंने इस 4 बार में क्या क्या फेस किया है, मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कितनी सरलता हुई है, हर बार कोई चीज़ नई सीखता हूं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो में थोड़ा समय बस नज़र बना के रखिए। अगर आपको केदारनाथ की उत्तराखंड की यात्रा करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी है। इस वीडियो को देख करके आप बहुत आसानी से केदारनाथ की यात्रा करने जा सकते हैं। तो हमारी यात्रा जो शुरू होती है वो लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ से हम ट्रेन में बैठते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हम जैसे ही उतरते हैं वैसे ही हमें सामने जो है वो टैक्सी वाले भैया और बस वाले ये तमाम लोग मिलते हैं। तो शुरुआत कर देता हूं दोस्तों मैं टैक्सी के किराए से। देखिए टैक्सी का जो किराया होता है वो लगभग 7,000 रुपये होता है। उसमें आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, स्कॉर्पियो, अर्टिका, इस टाइप की गाड़ी। हमारी जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो थी। हमने 7,000 रुपये में इसे लिया था। और जो लोग बस से गए थे उनका किराया भी मैं बता देता हूँ। बस का किराया 700 रुपये था, लेकिन इसके लिए आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि बस जो होती है वो लगभग 8 बजे के बाद से मिलना बंद हो जाती है। तो जो लोग पहले ऑनलाइन बस बुक करके आते हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बस गाड़ियाँ हमेशा केदारनाथ जाने के लिए मिल जाएंगी। तो चिंता मत करिए, डरिए बिल्कुल नहीं। आप बस हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाइए। उसके बाद से बस वाले भैया, टैक्सी वाले भैया आपको सोनप्रयाग, फाटा, केदारनाथ आप जहाँ कहेंगे वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो हमारे दोस्त सच्चिदानंद और हमारे दोस्त राजीव तिवारी जब यहाँ पहुँचे तो हमने बताया कि आपको टैक्सी मिल गई और टैक्सी के साथ हमारी यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में जो चीज़ें दिखती हैं वो एकदम दुर्लभ हैं। पूरे उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियाँ, कहीं पे आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी तो कहीं पर आपको खूब ज़्यादा पहाड़ दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे। इसको देखते देखते आपका मन नहीं भरेगा। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इसको देखने के साथ साथ आप कहां कहां रुकें, कहां कहां बीच में आप स्टे करें, कहां खाएं, कहां पिए, ये तमाम चीज़ें आपको मैं बताता हूं। तो रास्ते में घूमते घूमते 100 किलोमीटर जब आपका बीत जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश के बाद, ऋषिकेश से तकरीबन 100 किलोमीटर बीत जाएगा जब, तो आपको देवप्रयाग दिखाई देगा। यहाँ पर 2 नदियों का संगम दिखेगा आपको। इन 2 नदियों के संगम को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पे खड़ी होती है और यही देखते देखते हमें 4 साल बीत गए। हम जब भी 4 साल में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। हम लोग भी यहाँ रुकते हैं। अगल बगल चाय, नींबू पानी, तमाम चीज़ों की व्यवस्था रहती है। हालांकि नीचे से ये चीज़ें काफ़ी यहाँ महंगी बिकती है। हम लोग यहाँ पे पीते हैं। और आप भी जब केदारनाथ की यात्रा पे आइएगा, किसी भी गाड़ी से आइएगा, बस से भी आएंगे ना, तो बस वाले भी यहाँ 10 मिनट के लिए देवप्रयाग में रोकते हैं और यहाँ 2 नदियों का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलता है। इस संगम को देखने के बाद हमारी यात्रा यहाँ से फोटो वोटो खिंचाने के बाद हम आगे बढ़ गए धारी देवी के लिए, क्योंकि इसके बाद जो मंदिर है वो भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, धारी देवी का मंदिर। दोस्तों आपको 16 जून 2013 की घटना याद होगी, जब केदारनाथ में महाप्रलय आया था। तो बताया जाता है कि विद्वान कहते हैं कि इसी धारी देवी मंदिर के पास एक पुल, डैम का निर्माण हो रहा था जिससे मंदिर को थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर महाप्रलय आ गया। धारी देवी
माना जाता है कि उत्तराखंड की चारों धामों की रक्षक हैं और यहाँ पर बहुत पूजा अर्चना की जाती है। इस गांव का नाम भी धारी देवी के नाम पर ही है और यहाँ पर भी पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और खूब रुकते हैं। तो आप जब भी जाइएगा केदारनाथ तो धारी देवी ज़रूर रुकिएगा। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, पहला देवप्रयाग, दूसरा आप कि जब हरिद्वार से उतरेंगे तो आपको कितना पैसा देना है। बस का 700 रुपये देना है और टैक्सी का 7,000 रुपये देना है। और तीसरा मैंने धारी देवी मंदिर के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद से कोई ऐसी जगह रास्ते में नहीं होती है, अगर आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो नहीं लगाना वाले हैं या आपको अपनी फ़ोटो अच्छी खिंचवानी है, तो रास्ते में इतने खूबसूरत है कि आप कहीं पर भी उतर जाएंगे तो आपको खूब ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने की जगह तमाम चीज़ें दिखने लगेंगी। तो वो तो हर जगह है, लेकिन जो मुख्य जगह है वो शुरुआत में मैंने हरिद्वार से बताया और दो जगह देवप्रयाग और धारी देवी का मंदिर। उसके बाद से आप उत्तराखंड के नज़ारे का आनंद लीजिए। इस आनंद के साथ आप बढ़ते चलेंगे और खूबसूरती आपको दिखाई देगी। चूँकि हम लोगों को इस बार हेलीकॉप्टर से जाना था तो हम लोग जो है इस नज़ारे को देखते खुश तो हो रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन ये था कि हमें जल्दी पहुंचना है थोड़ा। लेकिन चूंकि यात्रा इतनी लंबी होती है, पहाड़ों का समय जो होता है, आप आम जगहों से पहाड़ों पे 40-50 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है और धीरे धीरे हमारे सामने रात हो गई। लेकिन रात का भी जो खूबसूरत नज़ारा है वो बेहद ही शानदार होता है। रात में पहाड़ और भी डरावने लगने लगते हैं, लेकिन इन पहाड़ों पे जो घर होते हैं जब वो जगमग होते हैं तो और भी सुंदर लगने लगते हैं। तो आप दिन में पहाड़ों की जो धूप पे गोल्डन पहाड़ बन जाएंगे, अद्भुत छटा दिखाई देगी। उसके साथ जो रात के पहाड़ होंगे वो बेहद ही शानदार होंगे। वो भी आपको देखने का अवसर कभी कभी मिल जाएगा अगर आपकी यात्रा थोड़ी देर से शुरू हुई हो। चूँकि हमारी यात्रा लगभग 10 से 11 बजे के बीच में शुरू हुई थी, इसलिए हमने रात को भी देखा। और दोस्तों यहाँ पर जाम की भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, चूँकि सड़क में आने जाने का कहीं कहीं रास्ता इतना सकरा होता है, कहीं कहीं रास्ते इतने खराब होते हैं कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। अभी तक जितने भी आपको रास्ते देखे होंगे वो बहुत ही बढ़िया रास्ते दिखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप केदारनाथ के ऊपर बढ़ते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर के रास्ते बड़े ही थोड़े से विहंगम होते हैं, थोड़े से खराब होते हैं और उसमें गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होनी है। कच्चे रास्ते भी मिल जाते हैं और वो एकदम बिल्कुल डरावने लगते हैं। एक तो रात है, ऊपर से कच्चे रास्ते, दोनों तरफ आपके पहाड़, इसलिए आपको ड्राइविंग तो अच्छी आनी चाहिए सबसे। और दूसरी बात, आपकी गाड़ी भी थोड़ी अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए और तेल वेल तो पूरा फुल होना चाहिए, क्योंकि तेल मिलने की संभावना इन सब जगहों पे बहुत कम होती है। जहाँ जहाँ बीच में स्टॉपेज होते हैं वहीं पेट्रोल पंप होते हैं। और टायर की व्यवस्था भी अपने साथ रख लें। लेकिन रास्ते में दिन का नज़ारा, रात का नज़ारा खूबसूरत देखने के बाद हम फाटा में रुक गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फाटा में और सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुकने में क्या क्या अंतर है। रुकने में दोस्तों ये अंतर है कि अगर आप फाटा में रुकते हैं, फाटा चूँकि सोनप्रयाग यात्रा शुरू होती है हमारी गौरीकुंड से, लेकिन फाटा गौरीकुंड से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है, नहीं 25 किलोमीटर की, माफ़ कीजिएगा, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाटा में चूँकि होटल्स अधिक हैं तो यहाँ पर आपको कमरे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो अगर आप अपना बजट ठीक रखना चाहते हैं तो यहाँ से गौरीकुंड की दूरी जो है वो सुबह आप टैक्सी से करके जा सकते हैं और यहाँ पर आपको रुकना थोड़ा सा सस्ता होगा। इसके आगे एक रुकने का स्टॉपेज सोनप्रयाग है, कुछ लोग वहां जाकर रुकते हैं। लेकिन चूंकि हमें हेलीकॉप्टर से जाना था तो हमारा हेलीपैड जो था वो फाटा में है, सोनप्रयाग में दूसरा हेलीपैड है, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर चूंकि फाटा से उड़ना था तो हम फाटा ही रुक गए। और फाटा अच्छी जगह देखने में आपको लगेगी। इसके आगे अगर आप जाना चाहेंगे तो सोनप्रयाग है और उसके आगे जाना चाहेंगे तो गौरीकुंड है। लेकिन गौरीकुंड में आपको जो कमरे फाटा में 1,000 रुपये में मिलेंगे
जाएंगे वही गौरी कुंड में लगभग आपको वही कमरे 5,000 रुपये में मिलेंगे। हम यहाँ फाटा रुकते हैं, रात भर यहीं स्टे करते हैं। हमारे कमरों का जो रेट था वो 1,000 रुपये पर पर्सन, यानी 3,000 रुपये में कमरा था। कमरा खूब शानदार था, मतलब नॉर्मल कमरे ही पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। बस आपको एक सुविधा होनी चाहिए कि गीजर रहे, खाने की चीज़ें अच्छी मिल जाएं। तो हमें खाने की चीज़ें भी ठीक मिली थी। सामने एक अच्छा होटल था, ढाबा था, और जहाँ पर हम खाना खाए और उसके बाद से हम रात भर स्टे किए। फिर सुबह सुबह हम निकल गए अपने हेलीपैड की तरफ। ये शानदार हेलीकॉप्टर आता है और हमें और हमारे दोस्तों को हेलीकॉप्टर में बैठा के जो यात्रा ट्रैकिंग से लगभग 9 घंटे लगती है, 9 से 10 घंटे, और घोड़े से 5 घंटे लगती है, वो महज हम लोगों ने 4 से 5 मिनट से 6 मिनट में तय कर लिया। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही शानदार, सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सुंदर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें हेलीकॉप्टर टिकट कहाँ से मिली, हमने हेलीकॉप्टर टिकट कितने में लिया, इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए, हेलीकॉप्टर के लिए भी बड़ा इसमें नाटक है। नाटक इसलिए मैं नाटक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। नाटक शब्द का उपयोग इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए फर्जी साइट्स बहुत ज़्यादा ओपन है। जब भी आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग लिखेंगे तो उसके बाद से तमाम फेक साइट्स ऊपर आ जाएंगी और वहाँ पे आप बुक कर लेंगे। मेरे सामने ही कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 10-10 टिकट, 15-15 टिकट बुक किए थे, लेकिन उनकी टिकट फेक थी, नकली थी उनकी टिकट। जब वो हेलीपैड पे पहुँचे तो हेलीपैड वालों ने उन्हें हटा दिया, कहा ये नकली टिकट है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2023 में हेलीकॉप्टर की टिकट कहीं भी बाहर से नहीं होती है। हेलीकॉप्टर की टिकट सिर्फ और सिर्फ IRCTC से होती है। और जैसे अभी आने वाले महीने बारिश के हैं, बारिश में हेलीकॉप्टर केदारनाथ में चलना बंद हो जाएगा, और जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चलना बंद हो जाएगा तो दोबारा IRCTC अपने गेट खोलेगी। जैसे तत्काल टिकट के लिए बुकिंग खोली जाती है, तो उस समय आप तुरंत टिकट जाकर जिस दिन पहले ही पेपर में तमाम जगह अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे ही अनाउंसमेंट हो उसी घंटे में आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि टिकट की खिड़की खुलते ही कंप्यूटर पे ऑनलाइन आते ही महज 15 मिनट के अंदर सारी टिकट गायब हो जाती है। क्योंकि श्रद्धालु से लेकर ट्रैवल एजेंट तक तमाम लोग इस बीच में रहते हैं जो तमाम सारी टिकटें बुक कर लेते हैं, हर दिन की टिकट। फिर आप ये कहेंगे कि बुकिंग नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। IRCTC से टिकट बुक होता है और इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग खुद हैं। और IRCTC से टिकट बुक होता है, ओरिजिनल टिकट बुक होता है, और इस टिकट को ले करके हम लोग भी पहुँचे एयरपोर्ट पे, नहीं हेलीपैड पे। और हेलीपैड पे पहुँचने के बाद हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ हम पहुंच गए केदारनाथ के भगवान के शरण में। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर हमें उतार दिया और हम यहाँ से केदारनाथ का मंदिर जो है वो सुंदर नज़ारों के बीच, चारों तरफ बर्फ़ के बीच, यहाँ से 500 मीटर की ट्रैकिंग पर है। आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। वृद्ध लोग को पिट्ठू ले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से पैदल केदारनाथ पहुँचे और काफ़ी सुंदर नज़ारा था। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए भी अच्छा लग रहा था, हेलीकॉप्टर देखते हुए भी। और चारों तरफ, एक तो केदारनाथ जहाँ पे आना था वहाँ आ गए, चारों तरफ बहार सुंदर और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़। और जब हम लोग पहुँचे तो स्नोफॉल भी होने लगा, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, तो हम लोगों को और अच्छा लगने लगा। लेकिन दोस्तों, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, गर्म कपड़े अधिक से अधिक रखें, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर रहता है उसके ऊपर के टेम्परेचर में बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे हम लोग नीचे के टेम्परेचर में लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में थे, और ऊपर आते ही हम लोग -5, -6 के टेम्परेचर में आ गए। तो ये बहुत बड़ा अंतर 5 मिनट के अंदर आता है, जैसे आपको उठा के फ्रिज में बैठा दिया गया हो। तो ठंडी बहुत तेज लगने लगती है, इसलिए हम लोग के पास तो गर्म कपड़े थे। आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर ले लें। अब आपको दोस्तों ये बताता हूँ, यहाँ से हमारी यात्रा पैदल की थी और चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ से पैदल की यात्रा थी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप घोड़े से आना चाह रहे हैं तो घोड़े का क्या रेट है। दोस्तों, घोड़े का रेट जो है वो ऊपर चढ़ने का 2500
रुपये है और दोनों तरफ का लगभग 4000 से 4200 रुपये है। ये सरकारी रेट मैंने बताया, लेकिन घोड़े वाले मनमानी करते हैं और घोड़े वाले कुछ भी रेट मांगने लगते हैं। कभी 4000 आने का 7000 8000 मांगने लगते हैं। उससे सस्ता ऐसे में लगता है कि हेलीकॉप्टर है। और अगर आप ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से हरिद्वार से बस से आइए या आप टैक्सी, दोस्तों के साथ है टैक्सी बुक करके आइए। उसके बाद से आप रुक जाइए सोनप्रयाग, फाटा या गौरीकुंड। अब मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि फाटा में रुकेंगे तो सबसे सस्ते में रुकेंगे, उससे महंगा सोनप्रयाग है और सबसे महंगा गौरीकुंड है, और उससे भी महंगा रुकना केदारनाथ में है। तो हम केदारनाथ में अब पहुंच चुके हैं। अब इससे पहले की जानकारी मैंने लगभग आपको सारी दे दी है। अब हम केदारनाथ के बारे में बताते हैं। केदारनाथ में जो टेंट का रेट है वो लगभग 1000 रुपये एक टेंट का रेट है, जिसमें 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। उसके बाद से होटलों का सिलसिला शुरू होता है। होटलों में आपको भी लगभग, अगर आपका 8 लोगों का ग्रुप है तो आपको 8000 रुपये में कमरा मिल जाएगा, जिसमें 8 लोग रह सकते हैं, 9 लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको होटल लेना है केदारनाथ में तो आप 2000 रुपये पर पर्सन मान के ही चलिए कि 24 घंटे, इससे सस्ता नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन, वहाँ पे कुछ सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग चलती है, तो उसके रेट भी लगभग 1200 रुपये पर पर्सन है। चूँकि संसाधन कम है लेकिन निर्माण यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है और खूब निर्माण हो रहा है। हर जगह आपको इस समय कचरा दिखाई देगा, मंदिर की अगल बगल की जगह छोड़ के, क्योंकि सारे होटल्स बनाए जा रहे हैं। सारे होटल एक तरीके से बनाए जा रहे हैं, मानकों पे बनाए जा रहे हैं, भूकंप रोधी बनाए जा रहे हैं कि पिछली आपदा की तरह अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा होता है तो कोई बड़ी क्षति ना पहुंचे लोगों को भी और तमाम लोगों को। जैसे पिछली बार आपदा आई थी तो जिस तरह घर बने थे सब उसी बाढ़ में, सब उसी में सब बह गया। लेकिन इस बार जो चीज़ें बन रही हैं वो मानकों को पे आधारित हैं और वो सारी चीज़ें बन रही हैं। तो जो इस समय होटल आपको मिलेंगे वो आपको इसी रेट में मिलेंगे, 2000 पर पर्सन से नीचे नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप जब भी जाएं तो ग्रुप में जाएं, कम से कम 3 से 4 लोगों का ग्रुप रखें, ताकि आपको, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 6000 में एक कमरा लिया तो 6000 में 2000 रुपये पर पर्सन, लेकिन कमरे का कीमत 7000 8000 रुपये ही है। 2000 पर पर्सन ही लेना है और आपको अगल बगल कमरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उससे भी थोड़े सस्ते कमरे चाहिए तो आप केदारनाथ की ट्रैकिंग जहां से शुरू होती है उसके मतलब केदारनाथ का मंदिर है उससे 1-2 किलोमीटर पहले ही कुछ टेंट बने हुए हैं, कुछ जगह बनी हुई है, वहां पे भी रुक सकते हैं तो सस्ता वो कुछ कर सकते हैं। गौरीकुंड में तो काफ़ी महंगा है, उससे ऊपर सस्ता है। अब यहाँ पहुँचेंगे आप, मंदिर में दर्शन करेंगे, तमाम चीज़ें हैं और ये मंदिर के खूब अच्छे दर्शन होंगे आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पर मंदिर के जो दर्शन होते हैं उसका समय बता देता हूँ। जैसे अगर आपको गर्भगृह के में जाना है तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 4 बजे, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ही गर्भगृह में जाने दिया जाता है। उसके बाद से आपको दिन भर बाहर से ही देखने को मंदिर मिलेगा। इस बात को एकदम नोट डाउन कर लें कि अगर आपको दर्शन करने जाना है, गर्भगृह में जाना है, तो आपको सुबह 4 बजे से लेकर के ही 6 बजे तक की 6 बजे के बीच में लाइन में लगना पड़ेगा। इसके लिए आपको रात में 2 बजे से लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है और तब आप 4 से 6 के बीच में आएंगे। कुछ लोग रात में लाइन लगाते हैं तब वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे की लाइन होती है। तो आप यहां पर पहुंच पाएंगे और आप अगर बगैर गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं दूर से, तो आप दिन में कभी भी चाह के अंदर जाके आप नंदी भगवान के पास तक आके यहाँ तक ही दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह में जाने के लिए आपको सुबह 4 बजने का वेट करना, 4 से 6 का ही समय निर्धारित है, उसी में आपको गर्भगृह में जाने दिया जाएगा। आप भगवान को छू सकते हैं, आप उन पे चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, खुद जो करना है कर सकते हैं। अगल बगल पंडित जी लोग लगे रहते हैं जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ पैसे दक्षिणा लेने के लगे रहते हैं और उनको आप देंगे तो वो भी कुछ करा सकते हैं। लेकिन जो सरकारी समय है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है, जिसमें सभी आम आदमी गर्भगृह
गर्भगृह के अंदर जा सकता है, वहाँ से दर्शन कर सकता है और बहुत साधारण ढंग से दर्शन कर सकता है। जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो आप बाहर निकलेंगे और तमाम चीज़ें हैं। वहाँ पे पर्ची भी कटती है वीआईपी पूजा की 5,000 रुपये की और 250 रुपये की, 5100 की, 1100 की, तमाम पर्चियाँ कटती हैं। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप पीछे जब जाएंगे तो शंकराचार्य का एक अद्भुत मंदिर दिखाई देगा। यहाँ से बहुत खूबसूरत पीछे पहाड़ की छटा दिखाई देगी। शंकराचार्य ने ही मंदिर का रिनोवेट कराया था और यहाँ पर भी लोग आते हैं, शंकराचार्य के दर्शन करते हैं। हमने भी शंकराचार्य के दर्शन किया, हम केदारनाथ के दर्शन किए, बहुत अच्छा दर्शन हमें मिला और शानदार दर्शन मिला। और उसके बाद से हमारी यात्रा जो है वो हमें लगता है कि सफल हुई। फिर दोबारा हम हेलीकॉप्टर पे बैठे और रवाना हो गए। लेकिन आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इन्हीं सब बातों का ख्याल रखें कि आप जब हरिद्वार पहुँचे तो हरिद्वार से बस से जाना चाहते हैं तो 700 रुपये पर पर्सन का बजट है। टैक्सी से जाना चाहते हैं तो एक टैक्सी में 4, 5, 6 लोग बैठ सकते हैं, वो 7,000 रुपये उसका किराया है। उसके बाद से आपको वहाँ पे रुकना है देवप्रयाग में। वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, जो 2 नदियों का संगम है वो दिखाई देगा। फिर धारी देवी का मंदिर है। फिर आप अद्भुत छटा और तमाम चीज़ों को घूमते खाते पीते केदारनाथ पहुँच जाएंगे। केदारनाथ नहीं पहुँचेंगे, फाटा पहले पहुँचेंगे, उसके बाद सोनप्रयाग पहुँचेंगे, उसके बाद गौरीकुंड पहुँचेंगे। तो या तो आप फाटा रुकें या सोनप्रयाग रुकें या गौरीकुंड रुकें। मैंने शुरुआत में बताया था फाटा में रुकेंगे तो सस्ते में रुकेंगे, गौरीकुंड में रुकेंगे तो महंगे में रुकेंगे। लेकिन गौरीकुंड से उसके बाद से गौरीकुंड से टैक्सी लेने के लिए भी लाइन लगती है, घोड़ा लेने के लिए भी लाइन लगती है। तो हर चीज़ में लाइन लगती है क्योंकि श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ है और खूब भीड़ यहाँ पर रहती है। लोग भारी संख्या में आते हैं और इतनी भारी संख्या में आते हैं कि जहाँ इतनी व्यवस्था ही यहाँ पर नहीं होती है। आप अगर आ रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जब आप केदारनाथ मंदिर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने वो सारी जानकारी दे दी है जो मेरे अनुभव के आधार पर है, जो मैंने महसूस किया है। इस वीडियो में जितने भी फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं अनुभव के आधार पे ही बता रहा हूँ कि आप जब भी केदारनाथ जाएं मेरे इन तमाम बातों का ख्याल रखें और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक अद्भुत अविस्मरणीय और शानदार अनुभव प्राप्त होगा। जय केदार, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।